हेलो दोस्तों, स्टडी मेरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर अरुण। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की और इस पे समय लगा रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी जो बायोलॉजी में बॉटनी का सिलेबस है, उसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक आती है वह वायरस की आती है। तो वायरस के डिटेल जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो वायरस के डिटेल में जैसे उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए, उसमें जो पाए जाने वाले जीनोम्स हैं वो हो गए, या उनके जो स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जानेंगे। और इसके साथ साथ वो कैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, इसकी पूरी डिटेल जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कि जो वायरस क्या है, तो वायरस की बात करें तो वायरस जो है, आप जानते ही हैं कि वायरस कितना जो है कोविड-92 जो अभी आया अभी, और कितने लोगों को परेशान किया, और कितनी डेथ हुई और कितनी दशा हुई भारत की, कितनी जीडीपी इकोनॉमी बैठ गई। लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था, समझ रहा था। तो ऐसी चीज़ के लिए मैंने कुछ थोड़ा-सा एक इमेज शेयर की है, ताकि वायरस का एक इमेज आपके दिमाग में बने कि इमेज का कैसा इमेज है वायरस की, वो आप यहाँ पे देखिए कि ये इमेज है। ये देखिए अलग-अलग शेप हैं, इनके अलग-अलग आकार के पाए जाते हैं, और अलग-अलग प्रकार के होस्ट पे अपना ये जो है कि इन्फेक्शन करते हैं और अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वायरस जो है, the virus is a submicroscopic infectious agent regarded as non-living, extremely complex molecule that typically contain a protein coat surrounding an RNA or DNA core of genetic material that is capable of growth and multiplication only in living cells and causes various important diseases in human, animals and plants. इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस होते हैं यह माइक्रो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ये नेक्ड आँखों से नहीं देख सकते हैं। वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है, क्योंकि जब ये वायरस होस्ट के बाहर होता है तो यह नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही होस्ट के अंदर एंट्री करता है ये वायरस जो है लिविंग हो जाता है। इसलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग के इसमें एक तरीके से दो फॉर्म इसके होते हैं। और यह जो है वायरस है, इसके अंदर जो है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड होगी। और यह ह्यूमन में या एनिमल्स में या प्लांट्स में किसी में भी किसी को इन्फेक्ट करके जा करके उसमें मल्टीप्लिकेशन करके अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो वायरस के बारे में आप ये जान लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। और ये देखिए विभिन्न प्रकार के जो वायरस हैं, एक इमेज शेयर की है, इससे आपको बहुत सारे जो है हेल्प मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में देखते हैं कि जो वायरस है उसमें जो मेन कंपोनेंट क्या है। अब जैसे हमने दो इमेज आपको शेयर की हैं, एक बैक्टीरियोफेज का है और एक जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है, और एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखें तो दो शेप है, और इसके सबसे आउटर कोटिंग क्या कहलाती है, वह प्रोटीन कोट है। इसके जस्ट नीचे जो है न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। और इसकी जो सबसे बाहरी कवरिंग है वह मेम्ब्रेन इन्वेलप की बनी होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कि इन्वेलप क्या होता है, जो यानी वायरस के सबसे बाहरी कोट जो होती है इन्वेलप, वो कैसी होती है। तो बाहरी कोट में देखें तो इन्वेलप जो बना होता है वह दो कंपोनेंट से बना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बना होता है बाइलिपिड मेम्ब्रेन का, दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन का। अब जो बाइलिपिड मेम्ब्रेन का जो बना होता है वह होस्ट ओरिजिन होता है, यानी जिस होस्ट में इन्फेक्शन करता है उसकी बाइलिपिड जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपने ऊपर जो है फूल के रूप में चढ़ा लेता है, और उसके साथ साथ जो वायरस उत्पन्न करता है ग्लाइकोप्रोटीन उसको भी उसमें मिक्स करके एक कंप्लीट जो है इन्वेलप बना लेता है। तो इन्वेलप में दो कंपोनेंट हैं,
बाइलिपिड लेयर जो होस्ट डेराइव्ड है, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन है जो वायरल वर्जिन होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इन्वेलप होता है, ये जो इन्वेलप आप देख रहे हैं, इस इन्वेलप की जो साइज है, कंपोजिशन है, मॉर्फोलॉजी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग वायरस में। और ये वायरस का जो मेन काम है, जो वायरस के इन्वेलप का जो मेन काम है, ये किस होस्ट पे जाना है, किस होस्ट किस साइट पे एंट्री करना है, इसका रिकॉग्निशन, पहचान कौन करता है? ये इन्वेलप करता है। कैसे अटैचमेंट करना है वो यहाँ पे करता है। इसके साथ यह सेल के साथ मिक्स करके, फ्यूजन करके जो है आसानी से जो है एसोसिएट हो करके होस्ट के साथ जो है होस्ट में एंट्री करने के लिए सहयोगी होता है। यह किसका काम है? यह काम है इन्वेलप का। अब इसके साथ नीचे देखिए ये प्रोटीन कोड क्या है? ये देखिए है प्रोटीन कोड। ये यहाँ पे देखें प्रोटीन कोड है, ये भी प्रोटीन कोड है। तो प्रोटीन कोड क्या होती है? प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड भी कहते हैं। ओके, तो प्रोटीन कोड और कैप्सिड में कंफ्यूज होना नहीं है, दोनों एक होते हैं। या इन्वेलप के जस्ट नीचे और जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसको इनक्लोज करके रखता है, इसको बंद करके रखता है कौन? प्रोटीन कोड। अब प्रोटीन कोड बना कैसे होता है? यह भी एक प्रोटीन का बना होता है, यानी ओलिगोमेरिक, सेवरल ओलिगोमेरिक जो है स्ट्रक्चरल सब यूनिट होती हैं, जिससे जो है ये बनता है। ये सब जो सब यूनिट जो अरेंज होती हैं वो दो रूप में होती हैं, या तो हेलिकल सिमेट्री में होगी तो हेलिकल सिमेट्री कहलाएगी, और दूसरा आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में होगी तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में। तो दो सिमेट्री में इनका अरेंजमेंट होता है, अलग अलग वायरस में अलग अलग तरीके से होता है। तो इस प्रकार से जो है इनका ये जो प्रोटीन कोड का जो है जो अरेंजमेंट भी होता है, उनके नाम पे भी अलग अलग इनका नामकरण किया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि ये जो प्रोटीन कोड है ये किस काम में आती है। और इसके पहले एक जान लें हम जानकारी कि जो कैप्सिड है यानी प्रोटीन कोड है, और जो वायरस के अंदर जीनोम है यानी डीएनए और आरएनए है, इसको इनक्लोज कर लिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो इसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियो कैप्सिड क्या है? तो न्यूक्लियो कैप्सिड जो है कैप्सिड और इनर जीनोम जो वायरस का है उसको मिला दिया जाए तो न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाता है। अब कहते हैं कि क्या काम है इसका? प्रोटीन कोड का, प्रोटीन कोड का कुछ काम तो होगा ही। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन कोड क्या करता है कि जो वायरल जो जीनोम है, वायरल जीनोम। अब वायरल जीनोम होता क्या है? वायरल जीनोम देखो, ये डीएनए आरएनए होगा। अब किसी सेल में अगर जाएगा तो उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? वायरस के जीनोम को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैप्सिड होता है वो क्या करता है? कैप्सिड होता है या प्रोटीन कोड होता है, उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अब दूसरा काम है इसका, क्या काम है कि जो प्रोटीन कोड है वह होस्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ दोस्ती कर लेगा, व्यवहारिक आओ भाई है, आओ आओ बढ़िया है, सब उसके साथ जो है दोस्ती करता है, यानी इसके साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन से क्या होता है कि जो होस्ट की सेल है और जो होस्ट के जो मैकेनिज्म है उसको पकड़ने में आसानी होगी वायरस को। क्योंकि अल्टीमेटली वायरस को इंटरेक्ट होने के बाद अपना मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद प्रोटीन कोड का जो नेक्स्ट काम है वो डिलीवर द जीनोम। जैसे उसके साथ इंटरेक्शन होस्ट के साथ हो जाता है, अब क्या करेगा कि वह जो है कि जीनोम जो उसके पास डीएनए और आरएनए के रूप में है वायरस के, वो क्या डिलीवर कर देता है, यानी छोड़ देता है जो होस्ट की सेल होती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं सेल। अब क्या है? तीसरा चीज होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? अब न्यूक्लिक एसिड को जो वायरल में जो न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है वो तो या तो डीएनए हो सकती है या तो आरएनए होता है। दोनों बच्चों देखो कभी भी एक बार नहीं होते हैं, जैसे कि डीएनए भी पाया जा रहा हो आरएनए भी नहीं, ऐसा नहीं है। या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, दोनों में से एक होगा। न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकती है, ध्यान रखना कि यह डबल स्टैंडर्ड हो सकती है या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकती है। और न्यूक्लिक एसिड का जो शेप हो सकता है या तो लीनियर हो सकता है या तो सर्कुलर हो सकता है। अब इसकी जो साइज होगी, जो मेजरमेंट होगा न्यूक्लिक एसिड का, सबसे जो छोटी मेजरमेंट होगी वह 2 kb की होगी, और सबसे जो लॉन्ग होगा मेजरमेंट में वह
2500 केबी का होगा। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड की ये सबसे कम और छोटी जो है मेजरमेंट ये है। दूसरा ये है कि इसका सबसे बड़ा एक और काम है, यह क्या करता है कि सिंथेसिस करता है प्लांट जो प्लांट के अंदर जो वो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ जो सिंथेसिस करता है न्यूक्लिक एसिड, और उस प्रोटीन को सिंथेसिस करके जो वायरस के लिए यूज करता है। तो प्रोटीन जो बनाना होता है वायरस में, उसको इनकोड करने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं हम कैरेक्टर पे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरस के क्या हैं। तो देखें तो यह दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यह सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, यानी वायरस में सेलुलर यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जैसे सेलुलर मेम्ब्रेन हो गई, और उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हो गए वो नहीं पाए जाएंगे, या अन्य प्रकार के जितने उसमें एंजाइम प्रोटीन और जो बहुत सारा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट के लिए, वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए सेल थ्योरी का ये एक्सेप्शन भी कहलाता है। और इसके ऊपर जो है क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है, जो अभी हमने आपको डिस्कशन ऊपर में किया हुआ था। अब चलते हैं इसमें देखते हैं, दीज वायरस डू नॉट ग्रो, यानी ये वायरस कभी ग्रो नहीं करता है, और ना ही जो है यह रिस्पायरेशन कर सकता है, ना ही मेटाबोलाइज कर सकता है, बट लेकिन यह रिप्रोडक्शन कर सकता है होस्ट के सेल में। अब दे आर होस्ट स्पेसिफिक, यह क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी इसको पता होता है कि प्लांट सेल पे जाना है कि एनिमल सेल पे जाना है, किस पे जाना है और किस साइड से जाना है, इसलिए होस्ट स्पेसिफिक होता है। वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, जो अब देखें कि जैसे यह बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट्स को, प्रोटोजोआ को, फंजाई को, इंसेक्ट को, फिश को, रेप्टाइल को, बर्ड्स को एंड मैमल्स को, इतने सभी जितने भी जो है कि लाइफ फॉर्म हैं, इस फॉर्म पे वायरस इन्फेक्ट कर सकता है और उनको नुकसान कर सकता है। वायरस का अगला कैरेक्टर देखें तो इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है, थिंग्स माना जाता है। हमने बताया क्योंकि जो वायरस है अगर लिविंग सेल के बाहर है, होस्ट सेल के बाहर है, तो वह मृत अवस्था में होता है, इनएक्टिव होता है। और जैसे ही ये होस्ट सेल में प्रवेश करता है, तो ये वायरस क्या करता है, रिप्लिकेट करके अपनी संख्या को बढ़ाता है, मैग्नीज्म को बढ़ा करके यह जीवित हो जाता है और बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है। वायरस की अगला जो करेक्टर है वह है, यह स्मॉल होता है, सब सेलुलर एजेंट होता है, एंड आर मल्टीप्लाई आउटसाइड ए होस्ट सेल, मतलब अनेबल करता है, मतलब ये अनेबल है सेल के बाहर, किसी होस्ट सेल के बाहर ये जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म में रखता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म मतलब ये अपना खाना कभी नहीं बना सकता है, ये दूसरे से ही खाना अपना उपयोग करता है, अभी इसको बनाना ही नहीं है क्योंकि इतना काम जरूरत है, कभी खाना नहीं बनाता, लेकिन खाने के लिए सबको पकड़ लेता है और सबको इन्फेक्ट कर देता है। अब आते हैं कि असेंबल्ड वायरस, जो वायरस है, असेंबल्ड वायरस है, उसमें डीएनए आरएनए जो पाया जा रहा है मृत रूप में पड़ा हुआ है, उसको वायरिन कहते हैं या विरॉन कहते हैं। यह जो है स्मॉलेस्ट सिंपल होता है और प्रोटेक्टिव कोट प्रोटीन कोट का बना होता है, यानी इसकी जो बाहरी आवरण होता है वह प्रोटीन कोट होती है, वह जो है प्रोटेक्ट करती है वायरस को। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को के लिए उत्तरदायी होता है, और यह जो है होस्ट के सेल को इन्फेक्ट करने के बाद इनके जो मशीनरी है रिप्लिकेशन की पूरा हाईजैक करता है और खुद अपना रिप्लिकेशन करने लगता है। अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन भी होता रहता है। देखिए अभी कोविड-19 आया था, कितने इसमें म्यूटेशन, डेल्टा कौन कौन वेरिएंट आने लगे, इसमें म्यूटेशन भी होता है। अकरेंस ऑफ एंजाइम, इसमें बहुत सारी एंजाइम भी पाई जाती हैं, और लेकिन यह है कि बहुत मेजर एंजाइम नहीं होती हैं, बस एक सिर्फ होस्ट को किल करने के लिए और उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए एंजाइम वगैरह होती हैं, लेकिन वो कहीं कुछ एटीपी वगैरह बनाने के लिए, सब बनाने के लिए नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि एटीपी वगैरह जितने भी जिस
होस्ट पे जाते हैं उनकी एटीपी को खा खा करके मजबूत होकर के एकदम नई संख्या बना करके खूब घूम रहे होते हैं। तो इसमें एंजाइम खुद की थोड़ी होती है। किल्ड बाय ऑटोक्लेव बाय अल्ट्रावायलेट रेज। अब इसको आप अगर इस पे ऑटोक्लेव करते हैं या हाई टेम्परेचर देते हैं या अल्ट्रा वायलेट जो रेज देते हैं तो वायरस क्या होता है, मर सकता है। कि डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड एक्सपोजर कितने टाइम तक दे रहे हैं उसके आधार पे इनको जो है किल किया जा सकता है। अब आते हैं डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस की डाइवर्सिटी क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मिलने वाली है जानकारी के रूप में कि जब प्लांट जब इसका क्लासिफिकेशन हो रहा था सभी प्लांट का, एनिमल्स का, सबका, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, टकर ने जो दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या था कि सबको तो एक स्थान मिलता गया, लेकिन वायरस बैक्टीरिया को कहीं मतलब स्थान ही नहीं मिला कि इनको कहाँ रखा जाए। तो ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में इसमें कुछ कमेटी बनाई कि भाई इसके लिए कुछ किया जाए, उसका कुछ नामनक्लेचर भी दिया जाए, क्योंकि अपने हिसाब से लोग आलू का वायरस, गोभी का वायरस और जामुन का वायरस, है ना, ये ऐसे लोग रखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई 1996 में। वायरस 1996 यानी फर्स्ट जो कमेटी बनाई गई वायरस के नामकरण के लिए, जिसका नाम था इंटरनेशनल कमेटी ऑन नामनक्लेचर ऑफ वायरस, 1966 में बनाई गई थी। अभी कमेटी तो काम करती रही, लेकिन इस कमेटी में उतना प्रभावी नहीं रही। उसके बाद में जो कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जिसका जो है कि एब्रिविएशन फॉर्म है ICTV, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, 1973 में बनाई गई, स्टेब्लिश वेल डेवलप्ड कमेटी बनाई गई, जो वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए काम करना शुरू किया और वायरस को एक अलग अलग स्थान देते हुए उनका नामकरण किया। तो आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि जो प्लांट के अलावा जो वायरस का नॉमेनक्लेचर का जो कमेटी है वो ICTV 1973 में बेल डेवलप्ड के रूप में विकसित की गई। इसको आपको याद होना चाहिए। अब 2017 में ये कमेटी, ICTV कमेटी जो है, वायरस को 8 ऑर्डर में, 122 फैमिली में, 35 सब फैमिली में, 775 जनरा में एंड 4,404 स्पीसीज में जो है डिवाइड किया। तो इसका मतलब आपको एक जानकारी और होना चाहिए कि जो नोन यानी टेक्सोनोमिकली डिफाइन जितने वायरस हैं अभी तक 4,404 स्पीसीज के रूप में है, जो 8 ऑर्डर, 122 फैमिली और 35 सब फैमिली और 735 सब जनरा में डिवाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद करके रखें। अब चूंकि क्लासिफिकेशन तो इसके बहुत सारे, किसी कोई सिमेट्री के आधार पे दे रहा है, कोई न्यूक्लिक एसिड के आधार पे दे रहा है, कोई होस्ट के आधार पे दे रहा है, तो बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है। बट लेकिन जो आप लोगों की TGT PGT के में लेक्चरर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 प्रकार के वायरस को पूछा जाता है, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जिसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो मैं बताता हूँ। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। ओके, अब जो डीएनए है, डीएनए जो है यह 2 प्रकार का हो सकता है वायरस में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता, डीएनए हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो पाई कोरोना वायरसेस, है ना, पारोबो वायरसेस, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखते हैं। यानी एक जैसे कि आपने सुना होगा ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ज़्यादातर यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और कुछ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, जैसे एडिनो वायरसेस, हर्ब वायरस, ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के नाम से जाने जाते हैं। अब आरएनए वायरसेस
जो आरएनए वायरसेस होते हैं, ये वायरसेस में, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो जैसे रियो वायरसेस, ये जो रियो वायरस है, यह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो जैसे सार्स कोविड जो कोरोना वायरस है, इसका नाम है सार्स सेबर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वायरसेस 2, सार्स कोविड 2। जो ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, यानी जो जो इसमें कोविड-19 वायरस है, वह जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। तो वायरस को न्यूक्लिक एसिड के आधार पे 2 ग्रुप में बांटा गया गया था, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरस। तो इसके आधार पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी होस्ट रेंज। होस्ट रेंज के आधार पे भी इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया था। अब देखें, एनिमल वायरसेस और प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियोफेज वायरस। अब एनिमल वायरस में देखें तो वह वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो एनिमल वायरस कहलाता है। जैसे एनिमल में अ, जैसे रेबीज वायरस है, जैसे पोलियो वायरस है, हर्प वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, मम्स वायरस है। ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब एनिमल वायरस हैं। यानी ये एनिमल जो है, एनिमल पे जो है अटैक करते हैं, उनकी सेल पे अटैक करते हैं। तो अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया था ना कि होस्ट स्पेसिफिक होता है। कौन, ये वायरस जो है होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी अगर एनिमल है तो एनिमल पे होंगे। इनका नाम देखिए, मम्स वायरस है, रेबीज वायरस है, ये सब जो है कि वायरस हैं, एनिमल वायरस है। अब प्लांट वायरस है, यानी जो वायरस प्लांट पे इन्फेक्शन करता है, यानी प्लांट में अपनी लाइफ साइकिल को चलाता है, उसको प्लांट वायरसेस कहते हैं। और जैसे इसमें जैसे क्या है, टोबैको मोजेक वायरस है ना, व्हीट येलो वायरस है, टर्निप येलो वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है। ये सब जो है प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसलिए प्लांट वायरस कहलाते हैं। अच्छा, बैक्टीरियोफैग की बात करें तो ये बैक्टीरियोफैग ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफैग वायरस कहलाते हैं। इस प्रकार के वायरस यहाँ पे होते हैं। बस आज इतना ही इस सेशन में। आगे के सेशन में आपको वायरस से रिलेटेड और भी जानकारी दी जाएगी, जैसे उनका टीएमबी वायरस हुआ एंड बैक्टीरियोफैग हुआ, उसके कैसे ट्रांसमिशन होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा आपको डिस्कस अगले लेक्चर में किया जाएगा। और आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, और कभी भी पढ़ाई से टच ना तोड़ें। और हमारे जो चैनल है हमारा स्टडी मेरा, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक तक करें, ताकि जो है कि हम लोग नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो आपको प्राप्त कराते रहें और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।